हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंग बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट या यूं कहिए कि आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की समरी और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जो एग्जाम के एतबार से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि आज के इस पार्ट में क्या कुछ बताया गया। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारी लेखिका थी, जो अनीस जंग थी, वो मुकेश के साथ उसके घर पर जाती हैं और वहाँ पर वो क्या देखती हैं, क्या सीनेरियो, उस चीज़ को इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई, बताया गया। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सविता नाम की एक लड़की है। अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। यानी एक सविता नाम की लड़की है जो कि एक भद्दा सा, ड्रैप मतलब होता है भद्दा सा, पिंक ड्रेस पहनी हुई है और बैठी हुई है। कहाँ पर? सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस। शोल्डरिंग मतलब होता है टांका लगाना, यानी जोड़ना। कांच के गिलासों को जो कांच है, कांच के टुकड़ों को जोड़ने का वो काम कर रही है, शोल्डर कर रही है, शोल्डरिंग कर रही है, ठीक है ना। तो शोल्डरिंग का मतलब होता है टांका लगाना। तो वो जो सविता नाम की लड़की है, एक भद्दा सा कपड़ा, पिंक ड्रेस उसने पहनी हुई है, एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी हुई है और क्या काम कर रही है? शोल्डरिंग का, यानी कांच के टुकड़ों को जोड़ने का काम वो कर रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और उसके हाथ एक तरह से मशीन की तरह वो काम कर रही है। जिस तरीके से मशीन काम करती है उस तरीके से वो मशीन की तरह वो काम कर रही है वो लड़की। और मुझे आश्चर्य है, शायद उसे इस बात का नहीं पता होगा। किस बात का? कि जो वो काम कर रही है, यानी वो चूड़ी बनाने का काम कर रही है, उस चूड़ी बनाने के काम की जो पवित्रता है शायद वो नहीं जानती है। सी नोज इफ, यानी आई वॉन्डर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, यानी वो जो काम कर रही है शायद ही वो उस पवित्रता के बारे में जानती है, ऐसा लेखिका कहती है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और जो चूड़ियां हैं ये किसका प्रतीक है? ये एक तरह से भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक है, यानी एक तरह से वैवाहिक जीवन में शुभत्व का ये संकेत है, ठीक है। इट विल डॉन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, यानी आज, जिसे, यानी कोई चीज़ बाद में जाकर जब समझ में आती है, समझ में आना, एक तरह से आप कह सकते हैं समझ में आना, ठीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, her hands tied red with henna and red bangles rolled onto her wrist. अब वो कहती है ये बात उसके समझ में तब आएगी जब एक दिन अचानक उसके सर पर एक लाल रंग का घूंघट डाल दिया जाएगा, लाल रंग के घूंघट से उसे लिपटा दिया जाएगा। हर हैंड्स टाइड रेड विद हैना, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस दिन वो क्या बन जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी। यानी जिस दिन वो दुल्हन बनेगी तब उसे पता चलेगा जो वो काम कर रही है उसकी कितनी पवित्रता है, सैंक्टिटी के बारे में उस दिन उसे पता चलेगा। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, यानी उसी बूढ़ी औरत की तरह जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। यानी जिस बूढ़ी औरत के पास में बैठ कर वो काम कर रही थी वो भी कभी दुल्हन बनी थी, उसी तरीके से वो भी एक दिन जब दुल्हन बनेगी तब उसे पता चलेगा कि वो जो काम कर रही थी उसकी पवित्रता कितनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, यानी जो बूढ़ी औरत है उसके हाथों में अभी भी क्या है? चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी अब नहीं है, क्योंकि ये चूड़ियाँ बनाने का काम जो अक्सर करते हैं वो एक वक्त के बाद में अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, ठीक है, जैसा कि चैप्टर में हमें बताया गया। तो वो बूढ़ी औरत है, उसके हाथों में तो चूड़ियाँ हैं लेकिन उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। अब वो आगे क्या कहती है? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। एक तरह से नीरस आवाज़ में, नीरस होकर वो बोलती है कि हमने एक वक्त शेर भर खाना भी, यानी पेट भर खाना भी मैंने मेरे जीवन में अभी तक नहीं खाया। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट सी हैज़ रिप्ड। अब वो कहती है कि यानी पूरे जीवन में एक बार भी, एक दिन भी पेट भर खाना नहीं खाया। यानी जो हम ये काम करते हैं इस काम से इतनी भी कमाई नहीं होती कि हम हमारे बच्चों का या खुद का पेट भर खाना खा सके, ये बात वो कहती है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। अब उसका जो पति है, बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी है, वो भी, उसकी काफ़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, वो कहता है चूड़ियाँ बनाने के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। यानी वो कहते हैं आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, यानी मैंने मेरे जीवन में जो भी किया है वो सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। यानी इस कमाई से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार के लिए रहने के लिए एक मकान बना पाया हूँ। Hearing him, one wonders if he has achieved
वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड। यानी उसकी बातें सुनकर काफ़ी आश्चर्य भी होता है, लेकिन फिर भी उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। यानी कुछ लोग होते हैं जो अपने पूरे जीवन में अपना मकान भी नहीं बना पाते, लेकिन उसने इतना तो कम से कम अचीव कर लिया है। यानी आज उसके ऊपर उसकी खुद की छत है, उसके सर के ऊपर खुद की छत है, इतना उसने अचीव कर लिया। तो यह भी अपने आप में एक बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। यानी ये गूंज हर घर में सुनाई देती है, हर घर में गूंजती है। क्या गूंज? कि चूड़ी बनाने का काम करते हैं, एक तो इस काम के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम करने के लिए पैसा ही नहीं है। यानी पैसे का ही रोना धोना रहता है, सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ एक काम आता है, वो है चूड़ी बनाने का। और दूसरा एक उनमें घर में ये समस्या रहती है कि इतना भी नहीं कमा पाते कि पेट भर भोजन कर सकें। और इसके अलावा पैसा नहीं होने का रोना धोना जो है हर घर में गूंजता है। इस बात की गूंज हर घर में सुनाई देती है। यानी इसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकते। किसके अलावा? सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा। ठीक है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। अब जो युवा लोग हैं वो भी अपने बुजुर्गों का जो विलाप है उसे दोहराते रहते हैं। यानी जो बातें उनके बुजुर्ग कहते रहे हैं वही बातें वो कहते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कुछ दूसरा बिजनेस करने का, हमारे पास यही पुश्तैनी हमारा धंधा है, इसी काम को हम करते हैं। जबकि उस काम में इतना पर्याप्त वो नहीं कमा पाते कि वो अपने घर का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकें। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद में काफ़ी लंबे समय बाद में भी कुछ नहीं बदला, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। और सालों के चेतना शून्य कर देने वाली मेहनत से भी, यानी इतनी मेहनत, जी जान से वो मेहनत कर रहे हैं, कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत के करने के बावजूद भी एक तरह से लंबे समय से मेहनत करने के कारण वो जो है एक इनिशिएटिव यानी पहल करने की क्षमता जो है वो खो चुके हैं, कुछ नया करने की क्षमता जो है वो खो चुके हैं। और जो सपने देखने का सामर्थ्य है वो भी उन्होंने अपना खो दिया। यानी ना तो वो सपने देख सकते हैं अब, और ना ही कोई नई चीज़ की पहल कर सकते हैं। यानी ये चीज़ें वो अब खो चुके हैं। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब लिखिएगा, कहती है, जब मैंने उनसे कहा कि आप संगठित होकर काम क्यों नहीं करते, एक संगठन के रूप में काम क्यों नहीं करते, एक सहकारिता के रूप में आप काम क्यों नहीं करते, तो उन्होंने, क्योंकि आप इन बिचौलियों के चक्कर में फंस गए हो, और उन बिचौलियों के चक्कर में जिन बिचौलियों ने तुम्हारे पिताओं को, तुम्हारे बाप दादाओं को भी फंसा लिया है, तो उनके चक्कर में तुम फंस गए हो। इसके बजाय तुम एक संगठित होकर एक संगठन के रूप में काम करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जब ये बात लेखिका उन लोगों से, एक युवा लोगों के समूह से पूछती है, तो वो क्या जवाब देते हैं? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा घसीट लिया जाएगा। होल्ड अप मतलब घसीट लिया जाएगा। बीटन, हमें पीटा जाएगा। एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा अवैध गैर कानूनी काम करने के एवज में। यानी हम पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा और हमें जेल में भेज दिया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा। ये बात वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, वो कहते हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं है। आगे देखते हैं। No one who could help them see things differently, यानी हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। कहने का मतलब their fathers are as tired as they are, यानी अपने बाप दादाओं की तरह वो भी काफ़ी अब थक चुके हैं। They talk endlessly in a spiral that, और एक तरह से बिना रुके एक चक्र के रूप में वो बातें करते रहते हैं। moves from poverty to apathy to greed and to injustice, बस घूम फिर की यही बातें वो करते रहते हैं। गरीबी से उदासीनता की, उदासीनता से लालच की, लालच से अन्याय की, यही बातें उनकी बातों से निकल कर आती है। इसी तरीके की वो बातें करते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे लेखिका क्या कहती है, देखते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। अब जब मैंने उनको सुना तो मुझे दो तरह के संसार नजर आए। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। एक तो वो संसार जिसमें एक परिवार जो है वो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, एक तरह से जाति का कलंक उन पर लगा हुआ है, जाति के कलंक के बोझ से वो दबा हुआ है। एक तो ऐसा संसार है। और दूसरा संसार कैसा है? द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और दूसरा संसार किसका? साहूकारों का, बिचौलियों का, राजनीतिज्ञों का, है ना, अफसरशाही, नौकरशाही, राजनीतिज्ञ जो है, इनका दूसरा संसार है। तो लेखिका बताते हैं कि दो तरह का संसार मैं देख रही हूँ। एक तो वो जो बेचारा गरीबी में फंसा हुआ है, और दूसरा एक तो वो परिवार जो बेचारा गरीबी में फंसा हुआ है, जाति के कलंक के नीचे दबा हुआ है, और दूसरा संसार राजनीतिज्ञों का संसार, अफसर साहू, नौकर साहू, साहूकारों, बिचौलियों, इनका संसार। ठीक है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सभी ने मिलकर एक तरह से बच्चों के ऊपर वो बोझ डाल दिया है जिसे वो अब उतार भी नहीं सकते, जिसे अब वो नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज अवेयर
ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरल एज हिज फादर। और इससे पहले कि वो जागरूक होंगे वो इस बात को स्वीकार कर चुके होंगे, जिस तरीके से उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता ने, उनके पिता ने इस बात को स्वीकार किया, उसी तरीके से वो भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, अपना भाग्य मान लेंगे इनको कि जो चूड़ी बनाने का काम उनका एक तरह से भाग्य है, उनका पुश्तैनी काम है, यही काम उन्हें करना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच सकते। तो इस तरीके से इस बात को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इसके अलावा कोई दूसरा काम अगर करना सोचे भी तो इसका मतलब होगा एक तरह से उस काम को, परंपरा को चुनौती देना। जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को क्या करना, चुनौती देना, चैलेंज करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस और चुनौती देना उनके जीवन का हिस्सा, यानी उनके बढ़ने होने का, उनकी समझदार होने का कोई हिस्सा नहीं है। यानी वो चुनौती अब नहीं दे सकते किसी चीज़ को, इस कंडीशन में वो आज है। When I sense the flash of it in मुकेश I am cheered, लेकिन जब मुकेश में मैंने इस चीज़ की झलक देखी, इसकी एक चिंगारी देखी, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats, वो बार बार इस बात को दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, वो कहता है कि वो गैराज जाएगा और वहाँ पर सीखेगा। But the garage is a long way from his home, लेकिन गैराज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। लेकिन वो क्या कहता है, I will walk, मैं चल कर जाऊँगा। He insists, वो जोर देता है अपनी बात पर। Do you also dream of flying a plane, क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो, लेखिका उससे पूछती है। ही इज सडनली साइलेंट, लेकिन जब वो बात सुनता है तो वो चुप हो जाता है। नो, ही सीज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नहीं, वो कहता है नहीं, और एक तरह से ज़मीन की तरफ देखते हुए अपने जो है ना में अपना जो है अपना आंसर देता है। ठीक है, नहीं में अपना आंसर देता है। अब आगे देखते हैं। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, यानी एक तरह से बुदबुदाते हुए शर्मिंदगी के साथ वो अपनी बात कहता है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town, यानी वो संतुष्ट है, कार के सपने देखकर ही संतुष्ट है, उन कारों के जो अक्सर वो अपनी गलियों के अंदर, अपनी कस्बे की गलियों के अंदर तेजी से दौड़ते हुए देखता है। हर्टल डाउन का मतलब होता है तेजी से दौड़ते हुए, तो तेजी से दौड़ते हुए जो वो कारें देखता है, उन कारों का सपना देखकर ही वो संतुष्ट है। Few aeroplanes फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में बहुत नाम मात्र के बहुत कम जो है हवाई जहाज उड़ते हैं। तो बस वो तो किससे संतुष्ट है, बस वो तो कार यानी मोटर मैकेनिक बनने के सपने से ही वो संतुष्ट है। बस वो अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक परंपरा से हटकर, एक लीक से हटकर वो कुछ नया करना चाहता है, और यही नई बात जो है, यानी वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यही बात लेखिका को अच्छी लगती है कि कम से कम ये बच्चा तो है जो कम से कम इतना साहस कर रहा है एक परंपरा को तोड़ने का, एक परंपरा से हटकर कुछ नया करने का। तो ये थे दोनों पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट में हमने साहिबा आलम नाम के लड़के के बारे में पढ़ा था, और दूसरा पार्ट जो मुकेश नाम की लड़की के बारे में मैंने आपको समझाया। तो दोनों ही बच्चों का एग्जांपल देके एक तरह से चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लेखिका ने अपने इस चैप्टर में बताने की कोशिश की है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day. और हाँ, next video में इस chapter की डिटेल समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। जय हिंद।